बाबा साईं चंद लम्हे तक मुझे घूरती हुई नजरों से देखते रहे। तैमूर और शाजिया भी सहमे हुए अंदाज में बाबा साईं को देख रहे थे। अली मुराद उनका मुंह चढ़ा मुलाजिम और स्याहो सफेद का जिम्मेदार था, मगर उसकी भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो बाबा साईं से इस लहजे और इतनी ऊंची आवाज में बात कर सके। वो भी हरासा होकर बाबा साईं को देख रहा था और शायद उनके हुक्म का मुंतजिर था। वो मेरा बेपनाह एहतराम करता था, मगर बाबा साईं के महज एक इशारे पर वो मुझे गोलियों से छलनी भी कर सकता था। बाबा साईं मुझे घूरते हुए खड़े हो गए। उनके तेवर खतरनाक थे। उनके उठते ही तैमूर और शाजिया भी अपनी जगह से खड़े हो गए। मैंने देखा तैमूर का हाथ सुर्रत से अपनी जेब में चला गया। मैं जानता था कि अब तैमूर की गिरफ्त रिवॉल्वर पर होगी। उसकी ये हरकत अली मुराद ने भी नोट कर ली थी। वो तेजी से तैमूर की पुश्त पर पहुंच गया। बाबा साईं आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े और अचानक मुझे गले लगाते हुए बोले, कामरान बेटा, तू सही मानों में मुल्क का हमदर्द है। तूने मेरी आंखें भी खोल दी हैं। तेरी ये बात मेरे दिल को लगी है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए हम बेदरीग अपनों का खून बहाते हैं, मगर इस जमीन के लिए सोचना भी गवारा नहीं करते जो हमारी शनाख्त है। आज से मैं भी इस जंग में तेरे साथ हूँ। बाबा साईं आपदीदा हो गए। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तैमूर और शाजिया की आंखें भी नम हो गईं और चेहरों का तनाव खत्म हो गया। अली मुराद तो ज़ारो कतार रोने लगा। बाबा साईं ने आंसू पोंछते हुए कहा, अली मुराद, पोल्ट्री फार्म पर जरूरी सामान आज ही पहुंच जाना चाहिए। अली मुराद ने गुलूगीर लहजे में कहा, हाजिर साईं, आज शाम तक वहां सब कुछ पहुंच जाएगा। वो बोले, और हाँ, मैं अभी थोड़ी देर के बाद गोठ जा रहा हूँ। वापसी में 3-4 दिन लग जाएंगे। मैं वहां जाकर महरम खान और उसके साथियों को भी यहाँ भेज दूंगा और गुलामों को भी। अली मुराद बोला, साईं, गुलामू तो ठीक है, उसके बंदे भी बहुत जबरदस्त हैं, मगर महरम खान कामरान साईं के काबू में नहीं आएगा। जंगलों में रह रहकर उसके आदमी भी जंगली हो गए हैं। बाबा साईं गरज कर बोले, महरम खान मेरी बात टालेगा। उसे मैं इसलिए पाल रहा हूं कि वक्त पड़ने पर वो मेरे काम भी ना आए। मैं देखता हूं कैसे वो कामरान के काबू में नहीं आता। फिर वो उसी लहजे में बोले, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। उनके हुक्म की तामील में अली मुराद तकरीबन भागता हुआ वहां से चला गया। बाबा साईं मुझसे मुखातिब हुए, कामरान बेटा। उनका लहजा किसी हद तक नरम हो चुका था। वो बोले, वो हरामजादा महरम खान अगर जरा भी गड़बड़ करे तो मेरी तरफ से उसके हाथ पैर तोड़ने की इजाजत है। फिर वो मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूं कि महरम खान पेशावर डाकू है और काफी सरकश भी है। वो किसी गैंडे की तरह मजबूत है और सिर्फ मेरे ही काबू में आता है। उसके साथी भी उतने ही खतरनाक हैं, मगर मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि तू उसकी हड्डी पसली तोड़ सकता है। मैंने कहा, मगर बाबा साईं, इस बखेड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? मेरे पास आदमियों की कमी तो है नहीं। बाबा साईं संजीदा हो गए, बोले, ये बात तू नहीं समझेगा। चंद साल पहले महरम खान मेरा बॉडीगार्ड था। वो लोमड़ी की तरह मक्कार और चीते की तरह होशियार है। फिर नासिर की मौत के बाद न जाने उसे क्या सूझी कि उसने बीमारी का बहाना बनाकर मेरी मुलाजमत छोड़ दी और डकैती की वारदातें करने लगा। फिर मैंने सुना कि उसने बाकायदा अपना गिरोह बना लिया है और कच्चे के इलाके में उसकी हुक्मरानी है। उसने इतना ख्याल जरूर किया कि मेरे इलाके में डकैती की कोई वारदात नहीं की। अक्सर वो मेरे पास भी आता रहता है। मैं इस ख्याल से उसकी डिमांड पूरी कर देता हूं कि मेरा कोई दुश्मन उसे मेरे खिलाफ न कर दे। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो कभी मेरे खिलाफ खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो डाकू होने के बावजूद मेरी इज्जत करता है। अभी कुछ दिन पहले उसने एक हिंदू डॉक्टर को अगवा कर लिया था और तावान के तौर पर भारी रकम का मुतालबा किया था। डॉक्टर के लवाहिकीन रोते धोते मेरे पास आए। मैंने महरम खान से बात की तो उसने साफ साफ कह दिया कि साईं, वारदात मैंने आपके इलाके में नहीं की। आपके कहने पर मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि तावान की रकम कुछ कम कर दूं। ये पहला मौका था जब उसने मेरी हुक्मदूली की। शायद वो समझता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और जागीर का इंतजाम संभालने के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। पूरे गोठ में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो महरम खान के सामने टिक सके। मैंने कहा, मगर इस तरह तो आपके लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। महरम खान अगर मेरे हाथों मारा गया तो उसके साथ ही हमारे लिए खामखा दर्द सर बन जाएंगे। बाबा साईं मुस्कुराकर बोले, तुम शहर में पले बड़े हो, सिंधियों की फितरत को समझते नहीं हो। डाकुओं का तो खास तौर पर यह उसूल होता है कि अगर उनका सरदार दूबदू किसी मुकाबले में शिकस्त खा जाए तो फिर वो उसे सरदार तस्लीम नहीं करते। वैसे भी वो सब मेरे ही गोठ के लोग हैं। एक दफा महरम खान तुम्हारे काबू में आ गया तो उनमें से कोई तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकेगा। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, यूं समझो कि मैं इस बहाने महरम खान को सजा देना चाहता हूँ, उसका गुरूर तोड़ना चाहता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि खामोशी से उसे ठिकाने लगा दूंगा, मगर तुम जानते हो ये मेरी फितरत नहीं है। महरम खान और उसके बड़ों ने बरसों मेरा नमक खाया है। साथियों के सामने उसकी बेइज्जती होगी तो उसके सारे कसबल निकल जाएंगे। फिर वो अली मुराद को आते देखकर बोले, मैं अब चलता हूँ, शायद गोठ में मुझे 1 हफ्ता लग जाए। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। मैं उन्हें रुखसत करने बाहर तक गया और दोबारा ड्राइंग रूम में लौट आया।
तैमूर और शाजिया दोनों के चेहरों पर फिक्रमंदी के आसार थे। अली मुराद वहां से चला गया था। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, तो तुम्हारे बाबा साईं भी रिवायती जागीरदार ही साबित हुए। दूसरे वडेरों की तरह इन्होंने भी डाकू पाल रखे हैं। अब वो इस बखेड़े में तुम्हें यूज करना चाहते हैं। मैंने उसे बुरी तरह झिड़क दिया, कहा, बको मत। दूसरे जमींदारों की तरह न तो वो अपने सियासी मुखालिफिन को कत्ल करते हैं, न डकैती की वारदातों और तावान की रकम में हिस्सा तलब करते हैं। जहां तक महरम खान का ताल्लुक है तो उसके मुतल्लिक तुमने खुद भी सुन लिया है। फिर जमींदारों और जागीरदारों को इस किस्म के अनासिर से बनाकर रखनी पड़ती है। ये हमारी वडेरा शाही की मजबूरी है। बाबा साईं उससे बनाकर नहीं रखेंगे तो वो किसी और जमींदार से मिल जाएगा। इस तरह बाबा साईं के लिए एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। उनकी फसलों को आग लगेगी, मवेशी चोरी होंगे, गोट की औरतें अगवा होंगी और वो सब कुछ होगा जो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तैमूर बोला, मगर कामरान, ये तो सोचो कि वो तुम्हें ही क्यों इस फड्डे में उलझाना चाहते हैं। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं कहूंगा कि तुम्हारे बाबा साईं भी इंतहाई खुद गरज और मतलब परस्त हैं। मैंने कहा, बकवास मत करो। मैं इतनी जोर से चीखा कि मेरी आवाज पूरे बंगले में गूंज कर रह गई। मैं बाबा साईं के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। गेट लॉस्ट। तैमूर झपट कर खड़ा हो गया। बोला, कामरान, तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैं तुम्हारा जरखरीद गुलाम हूं? क्या हो तुम जो मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो? जो हकीकत है उसे तुम बदल नहीं सकते। तैमूर भी चीख कर बोला, तुम्हारे बाबा साईं अगर। मैंने चीख कर उसकी बात काट दी। कहा, तैमूर, आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मगर मैं रात को रात ही कहूंगा। तुम तो खुद इसी जागीरदारी निजाम के डसे हुए हो। अब खुद भी एक जागीरदार के लिए डाकू और रस्सागीर बनना चाहते हो। मैं जानता हूं कि इस बुढ़े का मकसद क्या है। वो तुम्हें। मैंने आलम जुनून में तैमूर के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसने चंद लम्हे फटी फटी आंखों से मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरत थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। आंखों में नफरत झांकने लगी। उसके तेवर देखकर मैं समझ गया कि अब वो मुझ पर जवाबी हमला जरूर करेगा। मैं उसकी रग रग से वाकिफ था। मैं खुद को उसके हमले के लिए तैयार करने लगा। वो कोई आम आदमी नहीं था, तैमूर था। वो अगर एक दफा मुकाबले पर डट जाता तो फिर हम दोनों में से एक ही बाकी बचता। शाजिया ने पहली दफा दखल अंदाजी की। क्या हो गया है आप लोगों को? उसकी आवाज लरज रही थी। वो बोली, क्या हम लोग इस पोजीशन में हैं कि आपस में एक दूसरे का खून बहाते रहें? वो तैमूर के सामने खड़ी हो गई। बोली, तैमूर भाई, आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। कामरान इन दिनों जिस जहनी दबाव में मुब्तला है वो आपसे भी पोशीदा नहीं है। तैमूर ने उसे भी झिड़क दिया। बोला, तुम सामने से हट जाओ शाजिया। ये खुद को मेरा दोस्त कहता है और मेरे साथ ऐसा सलूक करता है। मेरी आंखों में भी मुरव्वत है, वरना ये भी जानता है कि तैमूर पर हाथ उठाने वाला ज्यादा देर अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहता। मैं इस थप्पड़ का बदला जरूर लूंगा। शाजिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। तैमूर ने झटका देकर शाजिया को सामने से हटा दिया। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना खामखा हमारे दरमियान पिस जाओगी। हमारी चीख पुकार सुनकर अली मुराद भी वहां आ गया था और घर के दूसरे मुलाजिम भी। अली मुराद ने डांट कर उन सब को बाहर निकाल दिया। मैं तैमूर को थप्पड़ मारकर खुद भी शर्मिंदा था। गुस्से और जुनून की उम्र गुजर चुकी थी, इसलिए मैं भी खामोश खड़ा था, वरना उसे इतनी बातें करने का मौका ही न देता। शाजिया तैमूर के झटके से दीवार से टकराई, फिर उछलकर उसके सामने खड़ी हो गई और सर्द लहजे में बोली, कामरान पर हमला करने से पहले आपको मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा। मैं अच्छी तरह जानता था कि तैमूर गुस्से में पागल हो जाता है। वो शाजिया को भी रास्ते से हटा देता। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, हट जाओ शाजिया, इसे अपना अरमान निकाल लेने दो। शाजिया ने फैसला कुन लहजे में कहा, मैं नहीं हटूंगी। तैमूर के तेवर देखकर मैंने शाजिया का बाजू पकड़ा और उसे एक तरफ धकेल दिया। शाजिया के हटते ही तैमूर ने घूमकर फुर्ती से मेरे चेहरे पर राउंड किक मारी, जो मेरे चेहरे की बजाय सीने पर लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने 10 किलो का हैमर मेरे सीने पर दे मारा हो। मैंने लड़खड़ा कर सोफे का सहारा ले लिया। बरसों पहले तैमूर से लड़ने का इत्तेफाक हुआ था। उस वक्त भी उसने मुझे नाकों चने चबवा दिए थे। अब तो वो मजीद खतरनाक हो गया था। अपना मोहलक हथियार जब दुश्मन के हाथ में हो तो अंदाजा होता है कि वो कितना मोहलक है। तैमूर मेरा हथियार ही तो था। शदीद तकलीफ के बावजूद मैं उलटकर सोफे के दूसरी तरफ चला गया। अली मुराद ने गन अपने शाने से उतार कर तैमूर पर तान ली। बोला, रुक जाओ साईं, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं फायर कर दूंगा। मैंने चीख कर कहा, अली मुराद, तुम इस मामले में दखल अंदाजी मत करो, ये हमारा आपस का मामला है। कमरे से बाहर जाओ और शाजिया को भी ले जाओ। अली मुराद की गन जमीन की तरफ झुक गई और वो फौरन कमरे से निकल गया। मैंने बाजू पकड़कर शाजिया को भी दरवाजे से बाहर धकेला और झपट कर दरवाजा बोल्ट कर दिया। मैंने कहा, तुम थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहते हो ना? आओ, मेरे चेहरे पर जितना चाहो थप्पड़ मार लो। मैंने तैमूर से कहा,
मेरा गुस्सा अब बिल्कुल उतर चुका था और अब मुझे पछतावा ने घेर लिया था। तैमूर ने बेशुमार मर्तबा अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचाया था। मुझ तक पहुंचने वाली गोलियों के सामने खुद दीवार बन गया था। वो मुझे भाइयों से बढ़कर चाहता था। ये तो मेरी कमजोरी बल्कि कमीनापन था कि जुनून में सब कुछ भुला बैठा। शाजिया बाहर से मुसलसल दरवाजा पीट रही थी। फिर वो चीख कर बोली, अगर तुमने दरवाजा न खोला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने चीख कर कहा, अली मुराद, इस लड़की को पकड़ो, अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता तैमूर के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने कहा, मुझे मारो और उस वक्त तक मारते रहो जब तक मेरे थप्पड़ का इंतकाम पूरा ना हो जाए। तैमूर चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर लपक कर मेरे सीने से लग गया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। शाजिया अब भी मुसलसल दरवाजा पीट रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का बोल्ट गिरा दिया। वो झपट कर कमरे में दाखिल हुई, फिर वहां का मंजर देख कर ठिठक गई। तैमूर अभी तक मेरे सीने से लगा हुआ था। उसके आंसुओं से मेरी शर्ट का वो हिस्सा तर हो गया था जहां उसका चेहरा था। शाजिया चंद लम्हे सकते किसी हालत में हमें देखती रही, फिर वो भी रोने लगी और बोली, तुम बहुत संग दिल हो गए हो कामरान। तुम्हें तैमूर भाई की दिल आजारी नहीं करना चाहिए थी। वो जज्बात में ये भी भूल गई कि सबके सामने वो मुझे आप कहकर मुखातिब करती है। शाजिया के पीछे पीछे अली मुराद भी झिझकता हुआ कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहां का मंजर देखकर वो भी हैरत ज़दा रह गया। वो शायद ये समझे बैठा था कि कमरे में हम दोनों में से किसी एक की लाश पड़ी होगी, या फिर दोनों इतने जख्मी हो गए होंगे कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने बहुत मुश्किल से तैमूर को खुद से अलहदा किया और माहौल की कशीदगी कम करने को कहा। वाह भाई वाह, देखो शाजिया, तुमने किसी 6 फुट के मर्द को कभी औरतों की तरह सिसक सिसक कर रोते देखा है? क्या जबरदस्त सूरमा है कि औरतों की तरह टसवे बहा रहा है। शाजिया मुंह फुलाकर बोली, मुझसे तो आप बात ही ना करें। आप भी जरा आईना देखने की जहमत गवारा कर लें। आपको तो 6 फुट से भी ज्यादा का वो शख्स टसवे बहाता नजर आएगा जो खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता है। बड़ी खुशफहमी है आपको। उसके कहने पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा चेहरा भी आंसुओं से तर है और आंसू अब भी बह रहे हैं। वो बोली, और आपने अली मुराद से क्या कहा था कि इस लड़की को बांध कर डाल दो? वो तो उन्होंने मेरा एहतराम किया और कहा कि अदी, बड़े साईं आपको बेटी कहते हैं, मैं आपको हाथ कैसे लगा सकता हूँ, मगर ऐसी वैसी हरकत मत कीजिएगा वरना बड़े साईं से पहले कामरान साईं मेरी गर्दन उड़ा देंगे। वैसे मैंने भैया को फोन कर दिया है, वो बस आने ही वाले होंगे। मैंने कहा, पागल हो गई हो तुम? नजीर को फोन करने की क्या जरूरत थी? हमारी नोक झोंक तो चलती रहती है। शाजिया ने तंजिया लहजे में कहा, क्या कहने आपकी नोक झोंक के? तैमूर भाई के चेहरे पर अब भी उस नोक झोंक के असरात मौजूद हैं। मैंने मसनूई खफगी से कहा, तैमूर भाई की ज्यादा वकालत मत करो, इन्होंने भी गधे की तरह दौलती मारी है मेरे सीने पर। मैंने शर्ट के बटन खोलकर अपने सीने का जायजा लिया। जहां तैमूर की किक लगी थी वो जगह न सिर्फ सूज गई थी बल्कि वहां से कुछ खाल भी उधड़ गई थी। तैमूर झपट कर मेरी तरफ आया और मेरे सीने पर हाथ रख कर रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो कामरान, तुम तो जानते हो मैं गुस्से में बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। मैंने कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, पहल तो मैंने की थी। शाजिया ने लुकमा दिया, तो फिर मांगे माफी। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। दूसरे ही लम्हे नजीर आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसने पहले बारी बारी मुझे और फिर तैमूर को देखा, फिर शाजिया से बोला, क्या बात है शाजिया, मुझे फोन क्यों किया था और इतने भयानक अंदाज में रो रही थी जैसे यहाँ कोई कत्ल हो गया हो? तैमूर ने जल्दी से कहा, कसूर तो हमारा है नजीर, हम लोग आपस में मजाक कर रहे थे, ये इसे सच समझ बैठी। मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मैं वैसे भी तुम्हें बुलाने ही वाला था। फिर मैंने उसे पूरी तफसील बता दी। नजीर ने कहा, आइडिया जबरदस्त है, वो जगह भी हमारे लिए आइडियल है। फिर कब शिफ्ट हो रहे हो वहां? मैंने कहा, बस जितनी जल्दी इंतजाम हो जाए। मेरा अंदाजा है कि हम शाम तक वहां शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों अली मुराद, मेरा अंदाजा ठीक है ना? वो बोला, साईं आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैंने कुछ लोगों को पोल्ट्री फार्म की सफाई और मरम्मत के लिए भेज दिया है, शाम तक वहां सब कुछ तैयार होगा। मैंने कहा, हाँ तुम भी वहां मेरे साथ रहोगे, यहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को छोड़ देना। अली मुराद ने सर झुकाकर कहा, जैसे आपका हुक्म साईं। बड़े साईं ने मुझसे कह दिया है कि जो कुछ कामरान कहे वो हर हालत में मानना। मैंने कहा, और वो महरम खान कब तक पहुंचेगा यहाँ? अली मुराद ने कहा, वो तो साईं अगर बहुत जल्दी भी आया तो कल दोपहर से पहले नहीं आएगा। बड़े साईं गोठ जाकर उसे बुलवाएंगे फिर यहाँ भेजेंगे, इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है, मगर साईं बंदों की हमारे पास कमी नहीं है, 6 आदमी तो अब भी आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा, मुझे बंदों की नहीं बल्कि महरम खान की जरूरत है, बंदे तो मेरे पास भी कम नहीं है। अली मुराद ने झिझकते हुए कहा, साईं अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? मैंने चौंक कर उसे देखा, फिर कहा, कहो। ऐसी क्या बात है कि तुम पुराने जमाने के दरबारियों की तरह बात कहने से पहले जान की अमान चाह रहे हो? मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसका हौसला कुछ बुलंद हुआ और वो आहिस्ता से बोला, साईं छोटा मुंह और बड़ी बात, आप अगर गुस्से पर कुछ काबू पा लें तो
अब देखिए ना, आप गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि अपने दोस्तों को भी माफ नहीं करते। अगर अभी कोई हादसा हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता। तैमूर साहब आपके बेहतरीन दोस्त हैं, हम तो साईं के हुक्म के गुलाम हैं और हर सूरत में आपका साथ देते। मगर मैंने अफसुर्दगी से कहा, मुझे इस वाक़े पर खुद भी अफसोस है अली मुराद, मुझे और शर्मिंदा मत करो। न जाने मुझे उस वक्त क्या हो गया था। अगर तैमूर को कुछ हो जाता तो शायद मैं बाद में खुद भी जिंदा न रह पाता। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया, मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि। तैमूर ने मेरी बात काट दी, बोला अच्छा अब इस मौजू को ख़त्म कर दो और ये सोचो कि हमारी आइंदा प्लानिंग क्या होगी। नज़ीर के चेहरे पर उलझन के आसार थे, उसे असल बात बताई ही नहीं गई थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि बाबा साईं का एक गार्ड कमरे में दाखिल हुआ। अली मुराद ने उसे पूछा, हाँ बाबा तू कैसे आया? वो बोला, साईं सब्ज रंग की एक करोला चक्कर लगा रही है। तैमूर ने कहा, इससे कहो उर्दू में बात करे ताकि नज़ीर भी समझ सके। मुझे और कामरान को तो सिंधी आती है मगर इन लोगों को नहीं आती। मैंने पूछा, उस गाड़ी का नंबर नोट किया? उसमें कितने आदमी थे और उनके हुलिये कैसे थे? वो बोला, उसमें 2 आदमी थे साईं, दोनों शलवार कमीज में थे और शक्लों से अच्छे आदमी नहीं लग रहे थे। मैंने उसका नंबर भी लिख लिया है। उसने कागज का एक टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। नंबर कराची का था और उससे अंदाजा हो रहा था कि गाड़ी उसी साल के मॉडल की है। अली मुराद ने कहा, क्या ख्याल है साईं, उन्हें घेरने की कोशिश करें? मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, अभी नहीं, तुम गार्ड्स को चौकन्ना कर दो। फिर मैं तैमूर से बोला, तुम मकान की छत पर चले जाओ और ऐसी जगह बैठ जाओ जहां से आसपास के इलाके पर नजर रखी जा सके। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पास टेलीस्कोप जरूर होगी। तैमूर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, मेरे बैग में टेलीस्कोप भी मौजूद है और दूसरा सामान भी। मैंने कहा, अली मुराद, बाहर से गुजरने वालों को बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हमें उनकी नकलो हरकत का इल्म हो गया है। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि वो लोग वाकई दुश्मन थे या किसी का मकान तलाश कर रहे थे। अली मुराद ने कहा, यहाँ इतने ज्यादा बंगले नहीं हैं कि उनकी तलाश में किसी को बार बार चक्कर लगाने पड़े। फिर उसने गार्ड से पूछा, वो गाड़ी कहीं रुकी थी या सीधी निकल गई थी? गार्ड बोला, साईं वो गाड़ी जितनी दफा भी गुजरी सिर्फ हमारे बंगले के सामने ही उसकी रफ्तार कम हुई, फिर वो कहीं रुके बगैर आगे बढ़ गई। अली मुराद ने पूछा, उस गाड़ी ने कितने चक्कर लगाए? गार्ड ने कहा, उसने 3 चक्कर लगाए हैं और हर दफा वो लोग हमारे बंगले का जायजा लेते हुए गुजरे हैं। अली मुराद ने कहा, तुम सब लोगों को बाहर बरामदे में बुलाओ, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। मैं भी उठकर अपने कमरे में चला गया और ब्रीफकेस से यूजी राइफल निकालकर उसे असेंबल करने लगा। तैमूर पहले ही छत पर जा चुका था। नज़ीर और शाजिया मेरे पीछे कमरे में आ गए। नज़ीर कील कांटे से लैस था। मैंने अली मुराद को बुलाकर 7mm की एक राइफल और बहुत से फाजिल राउंड्स शाजिया के हवाले भी कर दिए और ड्राइंग रूम की एक ऐसी खिड़की के पास बैठ गया जहां से मेन गेट पर नजर रखी जा सके। नज़ीर बंगले के लॉन के एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया। वो घनी शाखों में इस तरह छुप कर बैठा था कि मुझे भी नजर नहीं आ रहा था। शाजिया अलबत्ता मेरे साथ ड्राइंग रूम में ही थी और वो ड्राइंग रूम के दूसरे सिरे पर वाक़े एक खिड़की के पास बैठी हुई थी। वहां से बंगले की बाउंड्री वॉल पर नजर रखी जा सकती थी। अब हम एक तवील और भरपूर इंतजार में मुब्तला थे। इसका भी इम्कान था कि वो लोग वाकई उस इलाके में कोई मकान तलाश कर रहे हों और उन्हें जिस बंगले की तलाश हो उसका गेट भी हमारे बंगले की तरह ऑफ वाइट हो। अक्सर ऐसा होता है कि बंगले का नंबर जहन में न हो तो लोग अपनी यादाश्त और दूसरी निशानियों के सहारे जगह तलाश करते हैं। हमें इस अंदाज में बैठे 40 मिनट से जायद गुजर चुके थे। मैं बैठे बैठे उकता गया था मगर इस सूरत हाल का आदी था, इसलिए बर्दाश्त कर रहा था। शाजिया अलबत्ता बहुत बेजार दिखाई दे रही थी। वो बार बार जमाइयां ले रही थी। अचानक तैमूर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दबा दबा जोश था। उसने कहा, गार्ड का शुबा बिल्कुल दुरुस्त था। वो करोला अभी फिर गुजरी है। उसके पीछे स्याह रंग की एक टोयोटा क्राउन भी थी। करोला के ड्राइवर ने हमारे गेट के सामने रफ्तार कम कर दी थी और पीछे मुड़कर क्राउन में बैठे शख्स को इशारे से गेट की निशानदही की थी। जानते हो स्याह क्राउन में कौन था? पीटर। उसमें ड्राइवर के साथ पीटर मौजूद था। मैं झपट कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने कहा, क्या तुमने उसे पहचानने में कोई गलती तो नहीं की? वो पीटर ही था या? तैमूर बोला, मैं उस खबीस चेहरे को हजारों के मजमे में भी पहचान सकता हूँ। फिर मेरी आंखों से ये ताकतवर टेलीस्कोप भी लगी हुई थी। मुझे तो उसके चेहरे की एक एक शिकन नजर आ रही थी। दिल तो चाहा कि उसकी खोपड़ी उड़ा दूं। वो उस वक्त मेरे निशाने की जद पर था मगर उसे जिंदा पकड़ना है, इसलिए मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। मैंने कहा, वो लोग किस तरफ गए हैं? फिर मुझे अपने अहमकाना सवाल पर शर्मिंदगी हुई। वो जहां भी गए होंगे मगर अब तो मीलों दूर जा चुके होंगे। मुझे ये सवाल उलझा रहा था कि पीटर को यहाँ मेरी मौजूदगी का इल्म कैसे हुआ। वो लोग कौन थे जो सब्ज करोला में चक्कर लगा रहे थे? अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। पीटर महज ये बंगला देखने तो नहीं आया होगा। वो यकीनन अब कोई कार्रवाई करेगा। ज्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो जो कुछ भी करेगा रात ही के वक्त करेगा। मैंने अपने इस ख्याल का इजहार तैमूर से किया तो उसकी बजाय शाजिया बोली,
ये भी तो मुमकिन है कि वो खुद कुछ करने की बजाय पुलिस को हमारे पीछे लगा दे। अगर कोई अमेरिकन सिफारतकार इस बंगले में किसी ऐसे दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला देगा जो उनकी हुकूमत को भी मतलूब है, तो पूरे कराची की पुलिस DIG समेत यहाँ चढ़ दौड़ेगी। वो लोग बाबा साईं की हैसियत का भी ख्याल नहीं करेंगे। शाजिया की बात दिल को लगती थी, वो ये कर भी सकते थे। इसका मतलब ये था कि हम लोगों को फौरी तौर पर ये बंगला छोड़ देना चाहिए। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया और तैमूर से कहा, फौरन यहाँ से निकलने की तैयारी करो, अगर पुलिस आई भी तो नाकाम लौटेगी। पीटर ने अपने तौर पर किसी कार्रवाई की कोशिश की तो अली मुराद और इसके आदमी उसे संभाल लेंगे। मैंने अली मुराद को बुलाकर मुख्तसरन इस सूरत हाल से आगाह किया और बाबा साईं की पजेरों में जरूरी सामान रखकर हम वहां से निकल गए। मैंने अली मुराद को बता दिया था कि हम फौरी तौर पर पोल्ट्री फार्म की तरफ जा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर तैमूर था, उसके साथ मैं बैठा हुआ था। पिछली नशिस्तों पर शाजिया और नजीर थे। गाड़ी के टिंटेड ग्लास की वजह से कोई बाहर से हमें नहीं देख सकता था। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के राउंड अबाउट पर पहुंचते ही मैं बुरी तरह चौंक उठा। कुछ फासले पर सड़क के किनारे स्याह रंग की एक टोयोटा क्राउन मौजूद थी। उसका टायर शायद पंक्चर हो गया था। ड्राइवर व्हील तब्दील कर चुका था और अब पंक्चर व्हील और जैक वगैरह डिक्की में रख रहा था। उसके नजदीक से गुजरते हुए तैमूर भी इस बुरी तरह चौंका कि नजदीक से गुजरने वाली एक सुजुकी पिकअप से टकराते टकराते बचा। गाड़ी की पिछली सीट पर पीटर मौजूद था। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, इस हरामजादे को यहीं दबोच लो। अगर एक मर्तबा ये किसी तरह भरी पूरी सड़क पर निकल गया तो फिर इसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। राउंड अबाउट का चक्कर लगाकर गाड़ी की पुश्त पर पहुंचो, मैं उसका टायर नाकारा कर दूंगा। तैमूर ने तेज रफ्तारी से राउंड अबाउट का चक्कर लगाया। हम टोयोटा क्राउन की पुश्त पर पहुंचे तो उसका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं इस दौरान रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट कर चुका था। क्राउन ने हरकत की ही थी कि मैंने खिड़की से हाथ निकालकर उसके टायर पर बेआवाज फायर कर दिया। नजदीक से गुजरती हुई गाड़ी के ड्राइवर ने मुझे फायर करते हुए देखा तो वो घबराहट में एक और गाड़ी से टकरा गया।